हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 3 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 3 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग MZT ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ पर डेली PDF वीडियो वगैरह सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा ऐसा देश है जिसकी 2020-21 की पहली तिमाही में GDP बढ़ी है। दोस्तों चाइना ऐसी कंट्री है जो पॉजिटिव में रही है, बाकी GDP जो है वो माइनस में रही है। अगला, IPL के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो देखिएगा दोस्तों, IPL के वर्तमान में अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल जी। कई लोगों ने सौरव गांगुली का नाम लिया। सौरव गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं, ठीक है, लेकिन IPL के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल। क्लियर। अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO की बैठक में शामिल होने के लिए किस देश की यात्रा पर गए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी दोस्तों रसिया गए हुए हैं SCO की बैठक में शामिल होने के लिए, ठीक है। रसिया के मॉस्को में होने वाला है SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके रक्षा मंत्रियों की बैठक है मॉस्को में, तो वहाँ पर इनको इनवाइट किया गया है। तो रसिया की राजधानी मॉस्को में गए हुए हैं राजनाथ सिंह जी। ये 3 दिवसीय इनकी यात्रा होगी, ठीक है। 3 दिवसीय यात्रा होगी, 3 सितंबर से लेकर के ये 5 सितंबर तक वहाँ रहेंगे। ओके, अब देखिए दोस्तों, रसिया आया है और आया है SCO। रसिया के बारे में अभी कल ही मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये आपका होमवर्क है। आप लोग रसिया के बारे में जो भी चीज़ें कल याद हो कल की वीडियो से लिख डालिए। हम आज बात करेंगे SCO की, ठीक है। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 8 मेंबर स्टेट्स हैं, या कहें 8 देश इसके सदस्य हैं। क्लियर है। कौन कौन से हैं? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो 8 देश हैं इसके मेंबर SCO के। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है दोस्तों बीजिंग में। कहाँ पर है? बीजिंग में। और इसका फॉर्मेशन यानी स्थापना हुई थी इसकी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में हुई थी इसकी स्थापना। तो अभी मॉस्को में रूस में होना है इसका आयोजन। इतना क्लियर है। अब चलिए रसिया के बारे में जानिए। रसिया मैप में देख लीजिए, ये रहा दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से। मॉस्को यहाँ की राजधानी, मिखाइल वी मिशुस्तिनी है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, मुद्रा है रूबल, संसद का नाम ड्यूमा, और व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने अपना संविधान पारित करवा करके 2036 तक अपना पद बरकरार रखने के लिए एक नया कानून बना लिया है, ठीक है। तो 2036 तक अभी वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में, यानी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो सभी जिलों में बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। प्रत्येक जिले में एक अलग से स्टेशन होगा, पुलिस स्टेशन होगा, जो स्पेशली बिजली चोरी रोकने के लिए है होगा, ठीक है। तो बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन प्रत्येक जिले में खोला जाएगा, इससे बिजली चोरी रोका जा सकेगा। चलिए यूपी आया है, यूपी से जानिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी दोस्तों यूपी ने यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया था। इसके साथ ही अभी हाल ही में यूपी ने इजराइल के साथ समझौता किया था बुंदेलखंड जल संकट से निपटने के लिए। इसे भी आपको ध्यान रखना है। यूपी है कहाँ पर? देख लीजिए मैप में, ये रहा यूपी। लखनऊ है यहाँ की राजधानी। योगी आदित्यनाथ जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। आनंदीबेन पटेल यहाँ की हैं गवर्नर, और इनको ही दोस्तों अतिरिक्त प्रभार मिला है MP का भी। तो ये MP का भी अभी कार्यभार देख रही हैं। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी, ये है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा की 404, 403 + 1, ठीक है। राज्यसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से ही जाती हैं, 31 सीटें। लोकसभा में भी सबसे ज़्यादा सीटें यूपी से ही जाती हैं, 80 सीटें। यहाँ के हाईकोर्ट का नाम है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर जी। यूपी अपना बॉर्डर दोस्तों सबसे ज़्यादा राज्यों से शेयर करता है, 8 राज्यों से, और 1 केंद्र शासित प्रदेश से शेयर करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और 1 केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली।
क्लियर है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस बैंक ने होम उत्सव शुरू किया? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। अब ये होम उत्सव क्या है? ये दोस्तों एक प्रकार का डिजिटल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन है, ठीक है, एक डिजिटली प्रॉपर्टी का एग्जीबिशन है ये होगा। जब जिसको घर खरीदना है, जिसको होम लोन लेना है, तो उनको सस्ता होम लोन प्रोवाइड करने के लिए एक डिजिटली ही माध्यम प्रोवाइड किया जाएगा, एक एग्जीबिशन के माध्यम से उनको दिखाया जाएगा कि भैया अगर आपको घर लेना है तो आप क्या क्या आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, क्या क्या आपका बजट के हिसाब से क्या क्या प्रकार का लोन हो सकता है, ठीक है, कितने प्रकार का लोन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए एक एग्जीबिशन हो रहा है ऑनलाइन ही, जिसका नाम है होम उत्सव। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है? ICICI बैंक के द्वारा। अब इसके थ्रू जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है, जिससे वो अपने अपने जो उनके पास हों चॉइसेस वो लोगों को शो करा सकें। साथ ही साथ इसमें अगर आप ICICI बैंक के कस्टमर हैं तो आपको इस तरह छूट भी दी जा रही है, कुछ कैशबैक भी दिया जाएगा, कुछ ऑफर्स दिए जाएंगे और कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा EMI वगैरह में। तो ICICI बैंक ने होम उत्सव शुरू किया है। अब आया है ICICI बैंक, इससे रिलेटेड ही अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि इसने घोषणा की थी कि किसान जो हैं, किसानों की लोन एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हम सैटेलाइट की इमेजेस का यूज़ करने वाले हैं। तो किसानों की लोन एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए सैटेलाइट का यूज़ करने वाला भी पहला बैंक बना था ICICI बैंक। क्लियर है? ICICI बैंक के बारे में थोड़ा सा जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, लेकिन MD और CEO हैं संदीप बख्शी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कब साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की घोषणा की? तो दोस्तों साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी CFI ने घोषणा की है कि वो पहली बार 2021 में करेगा साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। तो ये पहला साइकिलिंग शिखर सम्मेलन होगा, 2021 में आयोजित होगा, भारत में पहली बार आयोजित होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे दोस्तों हमारे देश में, हमारे भारत में साइकिलिंग को प्रमोट किया जा सकेगा, इसके लाभ के बारे में बताया जा सकेगा, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सकेगी। तो इसका आयोजन 3 शहरों में अभी होना तय हुआ है, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में, ठीक है। किसके द्वारा? CFI साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अच्छा, साइकिल आया है तो आपको याद रखना है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है 3 जून को। कब? 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस, याद रखिएगा। अगला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने? तो दोस्तों हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं हेमंत खत्री। कौन? हेमंत खत्री को बना दिया गया है। हेमंत खत्री जी दोस्तों आए हैं LV शरद बाबू जी की जगह पर, जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं LV शरद बाबू, इनकी जगह पर आए हैं हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD के रूप में। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड दोस्तों ये भारत सरकार की ही एक कंपनी है। 1941 में हुई थी इसकी स्थापना, विशाखापत्तनम में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर है? तो इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत खत्री हो गए हैं। दोस्तों नया मंथ लग चुका है, तो नए मंथ में नियुक्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं और रिटायरमेंट्स भी होते हैं, तो आपको शुरुआत के 5 दिनों में काफ़ी नियुक्तियां मिलती हैं। इस वजह से आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती हैं, इनको याद रखना होता है। अगला है हाल ही में अवीक सरकार को किस न्यूज़ एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया? तो अवीक सरकार दोस्तों ये बन गए हैं PTI के अध्यक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PTI का अध्यक्ष पूछा जाता है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अवीक सरकार को बना दिया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं विजय कुमार चोपड़ा जी की जगह पर। किसकी जगह पर? विजय कुमार चोपड़ा जी की जगह पर आए हैं अवीक सरकार PTI के नए अध्यक्ष के रूप में। अवीक सरकार दोस्तों जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये आनंद बाजार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के उपाध्यक्ष में है। तो विजय कुमार चोपड़ा जी की जगह पर PTI के अध्यक्ष हो गए। अब PTI आया है, PTI के बारे में भी जान लीजिए। PTI की स्थापना दोस्तों हुई थी 1947 में, 1947 में, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को कितने महीनों का विस्तार मिला? तो CBDT के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी को दोस्तों 6 महीनों का विस्तार दिया गया है। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसके ये अध्यक्ष थे। इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन 6 महीनों का अतिरिक्त कार्यकाल इनको दे दिया गया, यानी 6 महीनों का विस्तार मिला है, ठीक है। तो अब ये 1 सितंबर 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2021 तक रहेंगे और CBDT के अध्यक्ष। क्लियर है? अच्छा, मैंने दोस्तों आपको एक दिन CBDT और CBIC के बारे में बताया था अंतर।
ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस होता है। CBDT जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBIC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, अंतर क्या होता है? मेन अंतर ये होता है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिन टैक्सेस को हम लोग डायरेक्टली पे करते हैं, आयकर वगैरह, उनका लेखा जोखा, उनका हिसाब किताब, उनका जो भी प्रोसेस होता है वो CBDT के तहत आता है। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो किसी दुकान से तो उसमें टैक्सेस वगैरह इंक्लूडेड रहते हैं। तो ऐसे टैक्सेस की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो CBIC के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो हो गया वो CBIC के अंतर्गत आएगा, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो हो गया ये CBDT के अंतर्गत आएगा। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। तो CBDT के अध्यक्ष जो प्रमोद चंद्र मोदी जी थे, इनका 6 महीनों के लिए विस्तार मिल गया है। प्रमोद चंद्र मोदी जी दोस्तों 1982 बैच के IRS यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर है। क्लियर है? अगला है, किस महारत्न कंपनी ने 2023-24 तक भारत में 1.22 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में CIL ने, कोल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों घोषणा की है कि वो वर्ष 2023-24 तक भारत में 1.22 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। क्यों करेगा? इसके लिए इसने 500 प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट बनाई है। इसने कहा है कि ये 500 प्रोजेक्ट्स पर वर्क करेगा। तो 500 प्रोजेक्ट्स पर वर्क करने के लिए ही ये इतने पैसे खर्च होंगे, 1.22 लाख करोड़। कब तक? 2023-24 तक। अब इसके जो ये 500 छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे, इसका मेन पर्पज़ यही होगा, ये इसी पर्पज़ से शुरू किए जाएंगे जिससे कोल इंडिया लिमिटेड जो इंडस्ट्री है, इसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी चीज़ें होती है, जो प्रोडक्शन होता है, उसको और ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए, साथ ही साथ क्वालिटीदार बनाया जाए, और ज़्यादा क्वालिटी के हिसाब से बनाया जाए, जिससे प्रदूषण वगैरह भी कम हो सके। ठीक है, तो कोयले को इस प्रकार से प्रोड्यूस किया जाए जिससे उत्पादन के दौरान प्रदूषण भी कम हो सके, और भी कई सेक्टर मिला करके, क्योंकि 500 प्रोजेक्ट हैं, 500 प्रोजेक्ट तो गिनाया नहीं जा सकता है, तो छोटे बड़े मिला करके 500 प्रोजेक्ट के लिए ये इन्वेस्टमेंट करने वाला है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों एक महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में 10 महारत्न कंपनियां हैं, उसमें से एक ये भी है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। 1975 में हुई थी इसकी स्थापना, और इसके करंट टाइम पर महानिदेशक हैं प्रमोद अग्रवाल जी। कौन है? प्रमोद अग्रवाल जी। अच्छा, 10 महारत्न कंपनियां हैं। अभी उस दिन मैंने आपको बताया था 14 नवरत्न कंपनियां हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये कंपनियों के नाम हैं जो सरकार के अधीन में आती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किस डायरेक्टर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी है। ये बुक दोस्तों बेसिकली इमेजेस का कलेक्शन है, और ये बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन से हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ पर ढूंढ सकते हैं? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि करण जौहर ने 2017 में अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की थी। अपनी आत्मकथा इन्होंने लॉन्च की थी करण जौहर ने 2017 में, उसे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। कैसे लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक और बोनस न्यूज़ देना चाहता हूँ, भारत सरकार ने दोस्तों 118 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है एक बार फिर से। अब इसमें कुछ और भी बड़े बड़े ऐप चले गए हैं, PUBG वगैरह, तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये। ठीक है, बहुत बच्चों का टाइम लॉस जो हो रहा था वो अब नहीं होगा। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। इसके बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मैक्स वर्स्टैपेन किस कंपनी के फार्मूला 1 रेसर खिलाड़ी हैं? अगला, विश्व बैंक द्वारा जारी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 में भारत किस स्थान पर है? तो दोनों क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने MZT ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो MZT ऐप इंस्टॉल कर लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग पहुँच सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हो। MZT ऐप में दोस्तों बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो आप सभी लोग नए ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करो। अगर आपने अभी तक नया ऐप नहीं यूज़ किया है
कॉइन सिस्टम्स आपके नहीं आए हैं ऐप में, या फिर वीडियो कैटेगरी वगैरह सब कुछ कस्टमाइजेज नहीं है, तो आप लोग नया MZT ऐप नहीं यूज़ कर रहे हो। तो नया MZT ऐप यूज़ करो, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप लोग ई-बुक्स वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह बहुत ही कम दामों पे पा सकते हो। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आ सके। उनके नाम है रमजान खान, शांति प्रिया, श्यामशेर कुमार, रेखा बुनकर, रविशंकर, राहुल कुमार, मनु पांडे, अमृत कुमार, नेहा जायसवाल, रौनक राज और ब्रह्मा रावत, मधुस्मिता, पराग, GP सैनी और अमित चौधरी। तो दोस्तों बस इतना ही वीडियो में, इन दोनों वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।